हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ इसके विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम बात करें अमेरिका के विषय में तो ये विश्व शक्ति रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही, और इसके पश्चात जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसने अमेरिका को बाध्य किया कि वो प्रारंभ से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल विश्व की परिस्थितियों को लेकर के ही हुआ था, और उस समय मित्र राष्ट्र जो थे उनकी स्थिति कमजोर हुई थी। जापान जो है इस समय और जर्मनी अपना साम्राज्यवादी नीति का प्रचार प्रसार कर रहा था, और जो उस समय परिस्थिति कह सकते हैं हम राजनीतिक परिवेश का बन रहा था पूरे विश्व में या वैश्विक तौर पे, जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था उसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए बाध्य किया था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब शामिल हुआ तो इसने उस समय के विश्व के राजनीति को बदलने का भी कार्य किया था। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के बहुत सारे कारण रहे थे। इससे संबंधित जितने कारण रहे थे इस रिलेटेड एक वीडियो पहले ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और इसी से संबंधित कि कौन कौन से कारण रहे थे जिस वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, और अधिक इसके विषय में विस्तार पूर्वक आगे आप लोगों से चर्चा करूंगी। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जो अटलांटिक चार्टर था इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि स्थान रहा था। अगस्त 1941 में न्यू फाउंडलैंड में रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल की मुलाकात हुई थी। दोनों ही देशों ने 8 सूत्री फॉर्मूले पर सहमति जताई थी और अटलांटिक चार्टर पर इसके साथ ही हस्ताक्षर हुआ था। आर्थिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में विकास पर सहमति जताई गई थी, और 1 जनवरी 1942 को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन तथा 22 अन्य देशों ने डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के साथ हस्ताक्षर कर अटलांटिक चार्टर पर सहमति जताई थी। तो यहाँ पे जो अटलांटिक चार्टर है इसमें अमेरिका और इंग्लैंड का शामिल होना और साथ ही साथ अन्य 22 कंट्रीज के शामिल होने के साथ ही हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्टर की तरह या घोषणा की तरह हमारे समक्ष आता है, जिस वजह से अमेरिका उस समय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जब हम रूस के संदर्भ में बात करते हैं और रूस से इस मैत्री के संदर्भ में, तो जर्मनी का प्रभाव क्षेत्र जो है इस समय बढ़ता ही चला जा रहा था, जो अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता था। जर्मनी बाल्कन क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। क्षेत्रों को लेकर दोनों देश रूस तथा जर्मनी के मध्य तनाव बढ़ता चला जा रहा था। जर्मनी ने 22 जून 1941 को रूस पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया था। अमेरिका तथा इंग्लैंड ने रूस का साथ देने का मन बना लिया था। यहाँ पे जब बाल्कन क्षेत्रों पे जर्मनी अपने अधिकार को बनाने का प्रयास कर रहा था तो इसका संघर्ष रूस के साथ में प्रारंभ हो गया था, और जर्मनी के साम्राज्यवादी नीति से उस समय जितनी भी महान शक्तियां रही थी, या वो अमेरिका रहा हो या इंग्लैंड, दोनों ही भयभीत थे। और इसको देखते हुए अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने इस समय रूस के साथ निभाने का जो है मन बना लिया था। तो एक नए प्रकार का हम कह सकते हैं कि वैश्विक जो राजनीति है वो हमारे समक्ष आता है कि रूस के साथ में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही उस समय खड़ा हुआ दिखता है जर्मनी के विरुद्ध। नेक्स्ट, जब हम शक्ति संतुलन के विषय में या बैलेंस ऑफ पावर्स के विषय में बात करें तो अमेरिका शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर विश्वास करता था, परंतु पूरे विश्व में इस पर कोई भी बल नहीं दिया जा रहा था। अमेरिका के विषय में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इसकी जो विदेश नीति रही है वो तटस्थता की नीति रही है, न्यूट्रलिटी की नीति रही है, किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का रहा है। परंतु अमेरिका जो है इस समय वो समर्थन कर रहा था शक्ति संतुलन का, या जिसे हम बैलेंस ऑफ पावर्स के थ्योरी के नाम से भी जानते हैं।
परंतु जो है उस समय इस पर अन्य जितने भी राष्ट्र थे वो इस पर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। पश्चिमी सभ्यता के विषय में यदि चर्चा की जाए तो अमेरिका का पश्चिमी सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता पर या अपना उसकी जो सभ्यता उस समय रही थी प्राचीन समय से उस पे बहुत अधिक गर्व करता था तथा छोटे देशों के बढ़ते प्रभाव से भी विचलित हो गया था। अमेरिका रहा हो या इंग्लैंड रहा हो, प्रारंभ से ही हम जानते हैं कि जिस प्राचीन समय से अपने सभ्यता पर इन्हें बहुत अधिक गर्व था और इनका ऐसा मानना था कि विश्व में जितनी अन्य सभ्यताएं हैं उससे काफी उन्नत इनकी सभ्यता रही है। परंतु इस समय जो छोटे देशों का प्रभाव जैसे कि जापान था उसका प्रभाव भी बहुत अधिक विश्व में बढ़ता जा रहा था और इसको देखते हुए अमेरिका भी विचलित हुआ था। डिक्टेटरशिप के विषय में यदि बात की जाए या अधिनायक तंत्रवाद के विषय में तो इसने उस समय विश्व में फांसीवाद तथा नाजीवाद को जन्म देने का कार्य किया था। जर्मनी के नाजीवाद तथा इटली के फांसीवाद के प्रचार को अमेरिका रोकना चाहता था तथा अपने लिए इसे खतरा भी मान रहा था। किसी भी विश्व के लिए या सामाजिक तंत्र के लिए जो डिक्टेटरशिप होता है या अधिनायक तंत्रवाद वो अच्छा नहीं माना जाता है और इस समय विश्व में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि उसने अधिनायक तंत्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया था और इसी का उदाहरण हमारे समक्ष नाजीवाद तथा फांसीवाद के तौर पे आता है और इसको रोकने का प्रयास जो है उस समय की जो महान शक्तियां रही थी इंग्लैंड और साथ ही साथ अमेरिका दोनों ही करना चाह रहा था। जब हम मंचूरिया पर अधिकार के विषय में बात करें तो ये भी एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के होने का तो रहा ही था, साथ ही साथ अमेरिका का भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का भी ये कारण बना था। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था और राष्ट्र संघ जो है वो इससे रोकने में असफल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब पेरिस शांति सम्मेलन बुलाई गई थी उसके साथ ही राष्ट्र संघ के निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य या उसका जो एम्स रहा था और ऑब्जेक्टिव वो यही था कि किस प्रकार से किसी भी राष्ट्र के जो हित है उसकी अनदेखी नहीं हो, साम्राज्यवाद को रोका जाए और शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाए। परंतु यहाँ पे जो है इस समय मंचूरिया पर अधिकार कर लिया जाना एक बहुत बड़ा कारण रहा जिस वजह से अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। ब्राजील की सुरक्षा भी जो है ये भी एक कारण बना था अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का। हिटलर के आक्रामक नीति से परेशान तथा उसके इंग्लैंड और अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव के कारण ब्राजील की सुरक्षा को लेकर के अमेरिका चिंतित हो गया था और ये बहुत बड़ा एक हम कह सकते कि कारण रहा जिस वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। पर्ल हार्बर के विषय में यदि बात की जाए तो पर्ल हार्बर के पास रह रहे जितने अमेरिका वासी थे वो एकजुट हो गए थे तथा रूजवेल्ट के विदेश नीति का विरोध भी कर रहे थे। जापान से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी समय धुरी राष्ट्रों ने अमेरिका पर धावा भी बोल दिया था। खुले द्वार की नीति या जिसे हम ओपन डोर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, अमेरिका ओपन डोर पॉलिसी की विदेश नीति अपनाता है और वह चीन के साथ भी इसी सिद्धांत पर व्यापार करता आ रहा था। जापान ने इंडोनेशिया पर तब ही आक्रमण नहीं करेगा या इस पर सहमति इसी शर्त पर जताई थी अगर अमेरिका अपने व्यापारिक संबंध चीन के साथ खत्म कर दे और इस तरह अमेरिका और जापान के मध्य जो है वो तनाव बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो आर्थिक नीति रही थी उस समय विदेशों की, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक मुनाफा को लेकर के भी इस समय अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जापान का इंडोनेशिया पर आक्रमण करने का शर्त रखना ये बताता है कि उस समय अमेरिका जो है वह भी अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था चीन के साथ में, और ठीक इसी प्रकार जापान जो है वो इंडोनेशिया पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा था व्यापारिक मुनाफे को लेकर के। और क्योंकि यहाँ पे जापान जो है वो शर्त रखा था कि इंडोनेशिया पर वो तभी आक्रमण नहीं करेगा यदि अमेरिका अपने व्यापारिक संबंध चीन के साथ में बंद कर देगा, तो ये दोनों ही देशों के मध्य में जो है उस समय तनाव बढ़ाने का कारण बना था
और अमेरिका जो है बाध्य हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो शामिल हो। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों की जब हम बात करें तो उसमें श्रम शक्ति भी आता है। अमेरिका में प्रति वर्ष श्रम शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी, जो 1945 में 6 करोड़ 40 लाख हो गई थी, और इसी कारण युद्ध में तथा युद्ध के कार्यों में इन्हें संलग्न करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है अचानक से अमेरिका में श्रम शक्ति में बढ़ावा होना, यहाँ पे यदि हम इसको इस प्रकार से समझें कि लोगों के पास में उस समय जितनी जनसंख्या थी उसके अनुसार रोजगार नहीं था, और अमेरिका इन लोगों को रोजगार देने में सामर्थ्य नहीं था उस समय, और रोजगार देने के लिए ही हम कह सकते हैं यहाँ पे, या श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए भी अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हुआ। एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस समय की जो वैश्विक राजनीति रही थी उसमें एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। जो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सभी देशों को रोकने का प्रयास कर रहा था, युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा था, अपनी तटस्थता की नीति पर बना हुआ था, परंतु पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के साथ ही, या हम कह सकते हैं कि उसके पश्चात अमेरिका की विदेश नीति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के विषय में जब हम चर्चा करें तो इसमें अमेरिकी जो राष्ट्रपति रहे थे विल्सन, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और उन्हीं के द्वारा जो दिए गए थे 14 सूत्र, उसी के आधार पर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की जो शर्तें थी वो भी तैयार की गई थी। परंतु इस प्रकार के वैदेशिक नीति होने के बावजूद अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और स्पेशली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पश्चात अमेरिका के विदेश नीति में परिवर्तन आना, ये बतलाता है कि उस समय का जो वैदेशिक परिदृश्य नजर आ रहा था राजनीतिक तौर पे, वो बहुत अधिक बदल चुका था या उग्र हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात, जिस वजह से अमेरिका जो है वो प्रारंभ से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। पार्क्स जो है हिस्टोरियन, उनका ये कहना है कि दस द ग्रेटेस्ट वॉर इन हिस्ट्री एंडेड इन द ओवरवेलमिंग डिफीट ऑफ द पावर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि इस समय में जो है वैश्विक राजनीति में जो परिवर्तन आई थी, इसके साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों के प्रति जो सहानुभूति जताई जा रही थी, जिनका सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या उसके होने में रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि अमेरिका उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। जापान जिस प्रकार से जर्मनी जो है वो अपने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, ठीक इसी प्रकार से जापान भी जो है वो अपने द्वारा प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र थे, स्पेशली जो व्यापारिक क्षेत्र, उन पे अधिकार करता चला जा रहा था। जापान जो है या जो जापानी सेना था उसका हिंद चीन में प्रवेश कर जाना, जो कि ये व्यापारिक मुनाफे के लिए ही था, और इसे जो है अमेरिका अपने लिए एक प्रत्यक्ष खतरा के तौर पे भी देख रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि जापान जो है वो उस समय इसी शर्त पे इंडोनेशिया पर आक्रमण नहीं करने को तैयार हुआ था यदि अमेरिका अपने व्यापार को चीन में बंद कर दे। तो यहाँ पे जो है जापान अपने साम्राज्यवादी नीति को बहुत अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहा था, जिसे अमेरिका जो है एक अपने प्रत्यक्ष खतरे के तौर पे से देख रहा था, क्योंकि जापान जो है इसका उस समय के चीन के साथ में या जो व्यापारिक जो उस समय का रहा था, कह सकते हैं हम संबंध राष्ट्रों के बीच में, ये कारण बना कि अमेरिका जो है वो इसे एक खतरा के तौर पे देख रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल हुआ। यदि आप लोगों ने ध्यान से उसको सुना हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारण दिखाई देते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात शांति स्थापना का तो प्रयास जरूर किया गया था, परंतु वैश्विक जो परिदृश्य उस समय या जो माहौल था वो जो नजर आ रहा था, इसके अधीन युद्ध जो है वो ही एकमात्र विकल्प के तौर पे नजर आता है। जितने भी देश थे इस समय वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे, यहाँ तक कि जो जापान जैसे छोटे देश के द्वारा भी जो है साम्राज्यवादी नीति को अपनाया जा रहा था। सभी देश अपने आर्थिक मुनाफा को ही देख रहे थे
और अधिक उग्र नेशनलिज्म हम कह सकते हैं या एग्रेसिव नेशनलिज्म को लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा था। उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म जो है वो किसी भी प्रकार से रुका नहीं था। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि युद्ध ही जो है वो एकमात्र विकल्प की तरह ही इसे माना जा रहा था, कि इसके बिना जो है शांति की स्थापना का कल्पना जो है वो विश्व में नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।